नमस्कार दोस्तों। राजनीति का माफियाओं अपराधियों से गठजोड़ कोई नया नहीं है। अतीक हो या मुख्तार, वे जितना कसूरवार नहीं थे उससे ज़्यादा कसूरवार वो नेता हैं, राजनीति है जिसने मुख्तार को मुख्तार बनाया। यूपी पुलिस के जाबाज ऑफिसर शैलेंद्र सिंह को फर्ज के निर्वाह में इस्तीफा देना पड़ जाता है तो इसका कसूरवार कौन है, ये समझा जा सकता है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि राहुल जैसे जिम्मेदार लोग भी जब धमकियाँ देने लगें तो समझा जा सकता है कि अधिकारी कैसे फ्री होकर काम करेंगे। आज फिर उन्होंने जो कहा है उसकी उम्मीद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से नहीं थी। जरा उनकी धमकी का अंदाज देखिए। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। तो सुना आपने, अपनी सरकार को लेकर राहुल गांधी मजाक कर रहे हैं या उम्मीद पाल रहे हैं ये तो वही जाने। लेकिन राहुल गांधी की सरकार अगर सत्ता में आती भी है जिसके आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं तो आखिर वे ऐसा क्या करेंगे? बीजेपी की सरकार जाने के बाद राहुल ईडी और सीबीआई से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे और किस दोष सिद्धि के तहत वे उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? क्या राहुल गांधी ये मांग कर चल रहे हैं कि इस समय ईडी या सीबीआई द्वारा जो भी कार्रवाई हो रही है वो सब राग द्वेष के कारण हो रही है? क्या राहुल ये मांग कर चल रहे हैं कि जिन नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रहे हैं वे सब बेकसूर हैं? और अगर राहुल ये मांग कर चल रहे हैं तो उनके पास कोई सबूत है अपनी बात के पक्ष में, या फिर राहुल से पूछकर ईडी या सीबीआई को छापे मारने चाहिए? क्या राहुल के अनुसार कार्रवाई होगी तभी ईडी और सीबीआई को वे ईमानदार मानेंगे और तब अपनी सरकार की धमकी नहीं देंगे? राहुल को जब ये सरकार और उसके अधिकारी इतने ही भ्रष्ट लग रहे हैं तो उनके पास इस बात के जवाब हैं कि मोदी सरकार सत्ता में चुन कर क्यों आई, अन्ना आंदोलन कैसे सफल हुआ, दिल्ली से भी कांग्रेस को क्यों और किसने खदेड़ा, क्यों केंद्र सहित पूरे देश में कांग्रेस की राज्यों में हार हुई, क्यों एक समय 21 राज्यों में बीजेपी का शासन रहा और आज भी अधिकांश राज्यों में अगर बीजेपी का शासन है तो क्यों है? हर सवाल का एक ही जवाब है, कांग्रेस का शासन। और केंद्र हो या दिल्ली या फिर दूसरे राज्य, लगभग हर जगह कांग्रेस को बीजेपी ने रिप्लेस किया। और बीजेपी को सत्ता में लाने का फैसला किसका रहा? जनता का। मोदी सरकार अगर केंद्र में 2 बार आई तो जनता ने उसे बहुमत से चुन कर भेजा और तीसरी बार भी सर्वे मोदी सरकार को ही दिखा रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि जिन कमियों या कारणों से कांग्रेस को जनता ने विपक्ष में बैठाया उन कमियों पर आज तक कांग्रेस ने अमल नहीं किया और आज हालात विपक्ष में बैठने के नहीं बल्कि वैक्यूम विपक्ष के बन गए हैं। मतलब विपक्ष है ही नहीं, जिसे क्लिक इंडिया के सीईओ समीर कुमार लोकतंत्र के लिए खतरनाक मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसके लिए दोषी कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता का फैसला सर्वोपरि है। जनता कांग्रेस शासन के घोटालों से तंग आ चुकी थी। जनता को मनमोहन सिंह जैसे रोबोट प्रधानमंत्री नहीं चाहिए थे। भ्रष्टाचार और घोटालों की आग में पूरा भारत धू धू कर जल रहा था। रामलीला मैदान में अन्ना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। रामलीला मैदान में बज रहे देशभक्ति गीत जब लोगों के कानों तक पहुंच रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे देश पर कोई आपत्ति आन पड़ी हो और उसे लोगों के साथ की ज़रूरत हो। हजारों की संख्या में लोग हर दिन रामलीला मैदान पहुंच रहे थे। मंच पर अन्ना, रामदेव, वीके सिंह, किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश सहित देश भर की जानी मानी हस्तियाँ होती थीं। लेकिन उस समय भी कांग्रेस राज के पीएम मनमोहन सिंह और गृह मंत्री चिदम्बरम ने जनता के मिजाज को नहीं समझा और विदेशों से काला धन लाने के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठे योग गुरु बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर अचानक और वो भी देर रात दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर देती है। रामदेव हाँफते हुए मंच पर पहुंचते हैं और हालात ये हो गए थे कि अनशन का 1 हफ्ता पूरे होते होते उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा था। उसी पुलिस कार्रवाई के दौरान अपना बचाव करने के लिए रामदेव को ऊंचे मंच से कूदना पड़ा और महिलाओं के कपड़े में छिपते छिपाते भागना पड़ा था। तब कहाँ थे राहुल गांधी? सरकार तो उन्हीं की थी। तो रामलीला मैदान में जो कुछ हुआ क्या वो सब जायज़ था? गृह मंत्री अमित शाह ने तो यूपीए शासन पर एक समय यहाँ तक आरोप लगाया था कि यूपीए शासन के दौरान उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने का दबाव डाला गया था। शाह ने कहा कि तब सीबीआई उनसे गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में पूछताछ कर रही थी।
उन्होंने एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप पर कहा। मैं आपको बताता हूं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कैसे किया गया। मैं इसका शिकार हो चुका हूं। कांग्रेस ने हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार का केस नहीं किया। जब मैं गुजरात का गृह मंत्री था तब एक इनकाउंटर हुआ। सीबीआई ने केस फाइल किया और मुझे गिरफ्तार कर लिया था। गृह मंत्री ने कहा कि 90% पूछताछ के दौरान वो यही कहते रहे कि क्यों परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम ले लो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। राहुल गांधी आज धमकी दे रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास इस बात के जवाब हैं कि उनके समय में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में उनकी सरकार दखलंदाजी नहीं करती थी? राहुल गांधी को अपनी पार्टी के रसातल में जाने को लेकर समीक्षा करनी चाहिए। उन्हें नरेंद्र मोदी और भाजपा से सवाल करना चाहिए। उनकी नीतियों को पहचान कर कोशिश करनी चाहिए कि कांग्रेस को जनता फिर से एक बार मौका दे, क्योंकि ऐसा नहीं कि मोदी सरकार की सारी नीतियों पर जनता का भरोसा है। महंगाई, बेरोजगारी पर मोदी सरकार ने जनता को खून के आंसू रुलाए हैं। पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में मोदी सरकार में डिक्टेटरशिप ज़्यादा है और इसे दबी जुबान से सब स्वीकार करते हैं, लोग मानते हैं, लेकिन जनता के पास ऑप्शन कहाँ है? केंद्र में तो मोदी सरकार के टक्कर में कोई है ही नहीं। और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में जो काम किया है, भारत को जितना सशक्त किया है, उसे कांग्रेस और अन्य सरकार पिछले 60 सालों में नहीं कर पाई। तो देश के नाम पर गठबंधन का नाम रख देने से पार्टियों में देशभक्ति नहीं दिख जाती और न ही कांग्रेस को अदना सी पार्टियां भी भाव दे रही हैं, भले ही उनकी लोकसभा में चुनकर एक भी सांसद न गए हों। कांग्रेस की हालत ये है कि जहां उनकी हार तय है वहीं सीटें राजनीतिक दल उसे सौंप रहे हैं। फिर राहुल गांधी को कहां धमकी देनी चाहिए और कहां नहीं, इस पर विचार करना होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े नेताओं की अतीत की गलतियों को लेकर लगातार कार्रवाई भी होती रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स चोरी के मामले में कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। डिपार्टमेंट ने 1800 करोड़ से अधिक का कांग्रेस को नोटिस भी भेजा है, जिसे लेकर कांग्रेस का आरोप है कि पार्टी के खिलाफ कार्रवाई से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। राहुल का लोकतंत्र में विश्वास है तो उन्हें इन बातों में भी विश्वास रखना चाहिए कि सरकार चाहे किसी की भी हो, जिस तरह से उनकी सरकार में ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कर रहे थे, उसी तरह से वे दूसरी पार्टियों की सरकार में भी काम कर रहे होंगे। कार्रवाई से किसी भी रूप में राहुल या उनकी पार्टी प्रभावित हो रही है तो ईडी या सीबीआई को धमकी देने का उन्हें अधिकार नहीं मिल जाता। इन अधिकारियों के कार्यों पर सवाल उठाकर राहुल को देश की संवैधानिक संस्थाओं पर से लोगों के भरोसे को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। राहुल एक जिम्मेदार नेता हैं, उन्हें कानून में भरोसा रखना चाहिए। हाँ, उन्हें कोई शिकायत है तो वे पब्लिक में धमकी भरे अंदाज में आने की बजाय कोर्ट जाएं और वहाँ सरकार और इन अधिकारियों की शिकायत करें। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।